नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज लेकर आते हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए हमारे केवीआर लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस चैनल पर बिहार स्पेशल का जो है क्लास शुरू किया था, उसी क्लास को आज कंटिन्यू हम लोग करेंगे और इस सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मौर्य प्रशासन के बारे में भी पढ़ा था। तो इसके साथ ही हमारा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, उसके साथ ही मौर्य वंश का पतन हो गया और मगध पर दूसरे राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ, जिसमें कि पहले शुंग वंश का शासन हुआ, फिर कण्व वंश का, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते गया। तो इसी कड़ी में आज दोस्तों हम लोग जो है शुंग वंश के शासन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने मगध के सत्ता अपने हाथों में लिया और किस तरह से मगध को फिर जो है एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हालांकि जो वैभव मौर्य काल में था, मगध का जो वैभव मौर्य काल में था वह तो नहीं रहा। फिर भी जो है मगध का शासन अच्छे से चलते रहा। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की और आगे चल करके मगध को एक जो है शक्तिशाली साम्राज्य बना के रखा। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है शुंग वंश का शासन मगध पर स्थापित हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल शुरू हुआ, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो है महाशय आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह पुष्यमित्र शुंग हुए, जो कि मौर्य का सेनापति हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य का सेनापति हुआ करते थे और उन्होंने जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी और इन्होंने अपना जो है राजवंश की स्थापना किया। तो सिंह वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। और किसका मार करके किया? तो जो मौर्य वंश का अंतिम अंतिम शासक था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। दोस्तों, शुंग वंश मौर्य की तरह तो लंबा नहीं चला, फिर भी इसमें कुछ जैसे शासक हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस समय में क्या क्या और भी घटना घटित हुई। तो पुष्यमित्र शुंग का अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो इसको एक जो सम्मान मिलता है, तो इसको दो कारण से मिलता है। एक तो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसके वजह से, और दूसरा इसी के कार्यकाल में जो है इस पे जो है यवनों का आक्रमण भी मगध पर होने लगा था। तो इन्होंने जो है जब मगध पर यमनों का आक्रमण होने लगा तो इन्होंने काफ़ी सख्ती से जो है उसके जो आक्रमण हुए उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया, कहीं ना कहीं उसको विफल किया और मगध का जो साम्राज्य था उसको अक्षुण्ण रखा। तो इसीलिए जो है पुष्यमित्र शुंग को हम लोग पढ़ते हैं और पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही है कि इन्होंने यवनों के आक्रमण से मगध साम्राज्य को बचाया था। और एक जो और पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि इन्हीं के कार्यकाल में, जो इनका कार्यकाल का पहला ही वर्ष कह सकते हैं, कि 185 ईसा पूर्व में जो है डेमेट्रियस का आक्रमण भी पाटलिपुत्र पर हुआ था। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं कि इसका सत्ता स्थापित होने के साथ ही पुष्यमित्र शुंग का जैसे ही सत्ता स्थापित हुआ, इसी काल में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण भी हुआ। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे कौन सी घटना और घटित हुई। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे
वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। तो वह ब्राह्मण धर्म को प्रश्न दिया और ब्राह्मण धर्म के लिए काफ़ी काम भी किया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। या एक चीज़ और भी आप लोगों को याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को तो प्रश्न दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया। जो बौद्ध भिक्षु थे, काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं का उन्होंने हत्या करवाई। काफ़ी जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध विहार थे, स्तूपा थे, उनका भी इन्होंने नाश करवाया। तो ये एक तरह से बौद्ध धर्म के अगेंस्ट थे, बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। और इनका मानना था, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवत धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, उनमें जो गिरावट हुई वो बौद्ध धर्म के कारण हुई थी। इसी के वजह से इन्होंने जो है जो बौद्ध भिक्षुओं थे इन पर जो है अत्याचार किए। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में पूछा जाए कि इनमें से किसने करवाया था, तो उसमें तो हो सकता है कि कोई और भी ऑप्शन दे। हाँ, जब भी आपको अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग का नाम दिखाई दे तो आपको इसको टिक करना है। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है। अगर वह घोड़ा बिना किसी रोक टोक के जितने भी राज्य से हो करके गुजरता है तो उस पर जो है अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का अधिकार हो जाता है। अगर कोई राज उसका जो है प्रतिरोध करता है, अगर घोड़ा को रोकता है, तो फिर जो है उनके साथ इनको युद्ध करना पड़ता है और उसमें जो भी विजय होता है तो उस तरह से उसका जो है अधिकार उस पर बना रहता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं के बराबर है। थोड़ा सा मैंने इस फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह का विजुअल होता है अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा इसको किस तरह से देखा जा रहा है। दोस्तों जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, इसकी वजह से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाया था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म को नहीं बौद्ध धर्म से नफरत करते थे। कहीं ना कहीं इनका जो बौद्ध धर्म से नफरत था, इसके वजह से इन्होंने इस तरह के काम करवाए। दोस्तों एक पॉइंट आप लोगों को और भी याद रखना कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बौद्ध स्तूपों और विहारों का भी विनाश करवाया। और इसका क्या वजह था, अभी तो मैं कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। दोस्तों एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पतंजलि साहब है यहाँ पर, ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित हुआ करते थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ये इनके जो है राजपुरोहित भी हुआ करते थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस पॉइंट को याद रखना है कि पूछे कि आप लोगों से कि पतंजलि किन शासक के या किस शासक के जो राजपुरोहित थे या किसके समकालीन थे, तो आप लोगों को याद रखना या पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन हुआ करते थे। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इस स्लाइड को और इस सब्जेक्ट को स्पीड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बिहार से पर्सपेक्टिव से जितने चीज़ें ज़रूरत है हम लोगों को पढ़ना, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हालांकि इतिहास में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इस राजवंश में उतने फेमस जो है शासक नहीं हुए। कुछ ही शासक हुए, जैसे पुष्यमित्र शुंग को छोड़ दिया जाए तो उतने महान शासक नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ और भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस वजह से यह राजवंश भी काफ़ी समय तक मगध की सत्ता में नहीं रह पाए, मगध पर अपना राज नहीं चला पाए। जो भी शासक हुए तो वो कमज़ोर हुए, दूरदर्शी हुए, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसके वजह से यह राजवंश कुछ ही समय में मगध की
गद्दी से जो है दूर खदेड़ दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो इस राजवंश का जो एक शासक था भागवत, वह प्रसिद्ध शासक था। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं मिलता है, बस इतना है कि वह इस राजवंश का प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को इस चैप्टर में याद रखना है तो यह कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है? विदिशा में है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है गरुड़ स्तंभ। इसका निर्माण जो है हेलियोडोरस नामक यूनानी राजदूत ने करवाया था। जो हेलियोडोरस था, इन्होंने इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। आज भी यह स्तंभ विदिशा में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब समझ सकते हैं जो कितना साल गुजर जाने के बाद भी यह स्तंभ आज भी अपने जो अवस्था में, जो अपने मूल अवस्था में ही पड़ा हुआ है। उस समय का क्राफ्ट वर्क हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्राफ्ट किया जाता था कि इतने समय गुजर जाने के बाद भी यह स्तंभ आज भी वो अपने मूल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो जो हेलियोडोरस था एंटियासीदस का वह राजदूत थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो हेलियोडोरस था वह यूनानी राजा एंटियासीदस का राजदूत हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है विदिशा में यह स्तंभ जो है स्थापित किया गया था। और यह जो है सुंग वंश के कार्यकाल में राजदूत के रूप में सुंग के दरबार में आया था। तो इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इस राजवंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस राजवंश का जो अंतिम शासक वह देवभूति हुए। देवभूति इस राजवंश का अंतिम शासक साबित हुए क्योंकि यह एक कमजोर शासक थे। इनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, उतनी दूरदर्शिता नहीं था कि किस तरह से राज्य को चलाया जाता है, राजकाज चलाया जाता है, जिसके वजह से इसकी हत्या जो है वासुदेव ने कर दिया। वासुदेव ने कर दिया और इस तरह से जब इस तरह से सुंग वंश का जो है मगध की गद्दी से विनाश हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि देवभूति इस राजवंश का अंतिम शासक हुए और इनकी हत्या वासुदेव ने कर दिया। कब किया? तो 75 ईसा पूर्व में किया। और इसके बाद वासुदेव ने कन्नव राजवंश, कन्नव राजवंश या वंश की सत्ता मगध पर स्थापित किया। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पुष्यमित्र सुंग द्वारा स्थापित जो राजवंश थे सुंग वंश, उसका अंतिम शासक देवभूति हुए। तो इस स्लाइड में दोस्तों हम लोगों ने पुष्यमित्र सुंग द्वारा स्थापित सुंग वंश के बारे में पढ़ा और इस में जो 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था उसको आप लोगों को याद रखना है कि पुष्यमित्र सुंग सुंग वंश के संस्थापक थे। फिर उनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। फिर उसके बाद जो है उनके द्वारा उनके शासनकाल में जो है यवनों का जो है आक्रमण शुरू हुआ, तो उससे जो है उन्होंने मगध को क्षुण्ण रखा। फिर 185 ईसा पूर्व में ही डेमेट्रियस का जो है आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र में। इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरह से और वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। और इसके बारे में और भी जो कुछ पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग और भी तरह के कोर्स लेकर आएंगे। एक जो अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि आने वाले जो समय है उसमें हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का जो वैकेंसी लेके आया गया है, बीपीएससी का एईडीओ का जो वैकेंसी आया है, इसका हम लोग टारगेट बैच इसी चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो आ, आप लोगों को अगर इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो इस चैनल पे बने रहिए।
हम लोग आप लोगों के लिए जो टारगेट बैच लेकर आएंगे उसमें पूरी सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो किसी भी तरह की परेशानी ना हो और इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाइएगा। तो एमसीक्यू बेस होगा यह टारगेट बैच, जिसमें कि हम लोग डेली 50 से 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें 2 क्लास होगा, जो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एडीओ में 3 पेपर होगा, एक क्वालिफाइंग होगा और 2 पेपर जो होगा जिस पर कि मेधा बनेगा। तो क्वालिफाइंग का प्रिपरेशन तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 30 नंबर लाना है। और जो 2 पेपर होगा, एक तो मैथ रीजनिंग का रहेगा और एक पेपर जो होगा ये जीके और जीएस का रहेगा। तो हम लोग दोनों पेपर का सेपरेट क्लास रखेंगे। यह क्लास लाइव होने वाला है और संभवतः यह क्लास 5 तारीख से हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो डेट के बारे में हम लोग अनाउंसमेंट इस चैनल पे करेंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और अपने प्रिपरेशन को एक नए आधार दीजिएगा, अपनी मजबूती दीजिएगा। और आप साथ ही आप लोग प्रिपरेशन को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी टाइम आप लोगों को मिलता है उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों, जीवन में हम लोगों के पास बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन जो है जो पढ़ाई का टाइम होता है एक फिक्स टाइम तक ही होता है, बाकी काम भी एक फिक्स टाइम तक ही होता है। अगर एक बार एज हम लोगों का एक्सपायर हो गया तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस शब्दों के साथ ही इस क्लास को आज करते हैं ख़त्म। आप लोग मन लगा के पढ़िए और किसी भी तरह का अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है ये। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9471620969। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद आप लोगों का जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा, साथ में और भी टीचर हैं तो वो लोग भी आप लोगों का डाउट क्लियर करेगा। तो किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो आप लोग जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आज करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।